नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर खास उल्लेख। ग्लोबल साउथ की आशाओं और आकांक्षाओं पर दिया जोर। कहा, भारत खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध। ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातें। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से की अहम मुद्दों पर बातचीत। महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी घमासान के लिए थमा चुनावी प्रचार। सत्ता पाने के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 20 नवंबर को मतदान। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का किया आग्रह। कहा, हाल के वर्षों में वायु प्रदूषण एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा। लॉटरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। देश भर के कई राज्यों में 22 ठिकानों में तलाशी अभियान। 12.41 करोड़ रुपए की एफडीआर बरामद। 6.42 करोड़ रुपए जब्त। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। विश्व भर के नेता सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर आयोजित सत्र में संबोधन के दौरान राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के अध्यक्षता के लिए बधाई दी। उन्होंने SDG लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता दिए जाने पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ की आशाओं और आकांक्षाओं को पंख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले वर्ष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का 55 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। साथ ही अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 30 करोड़ से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और ऋण तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 4 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। उन्होंने बताया किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की मदद दी गई है। इसके साथ ही किसानों को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोर लड़कियों के लिए पोषण पर केंद्रित है। पीएम ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर बल्कि नई प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। पीएम ने बताया कि हमने श्री अन्न को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि, पर्यावरण की सुरक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने सामाजिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉक परियोजना के साथ हमने समावेशी विकास के लिए एक नया मॉडल बनाया है जो सबसे कमज़ोर कड़ी को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के ब्राज़ील की पहल का भारत समर्थन करता है।
ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने स्वागत किया। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रॉइका का हिस्सा है और चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। और अब आइए आपको बताते हैं कि इस बार ब्राजील किस तरह से भारत के एजेंडे को G20 शिखर सम्मेलन में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अपनी स्थापना के बाद से ये पहली बार है जब G20 समूह की अध्यक्षता 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने की है और इस साल भी करने जा रही है। यानी 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, इस साल ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका। अब बात आती है कि आखिर कैसे ब्राजील भारत द्वारा निर्धारित किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहला एजेंडा खाद्य सुरक्षा एवं भूखमरी उन्मूलन। भारत और ब्राजील दोनों ने G20 में अपनी एजेंडा सेटिंग भूमिका के जरिए उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को उजागर करने की कोशिश की है। G20 अध्यक्षता के तहत भारत ने वैश्विक नेताओं को कृषि अनुसंधान, उर्वरकों तक पहुंच, क्षमता निर्माण और बाजार पारदर्शिता पर सहयोग करने के लिए राजी किया ताकि कमजोर आबादी के बीच खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा एजेंडा जलवायु एवं जलवायु वित्त। जलवायु और जलवायु वित्त के मामले में ब्राजील की G20 अध्यक्षता भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी की ये तिकड़ी ग्लोबल साउथ का विकास और जलवायु वित्त पोषण की प्राथमिकताओं पर जोर देगी। तीसरा एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। भारत और ब्राजील की G20 अध्यक्षताओं के बीच निरंतरता का एक और क्षेत्र है डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान। भारत और ब्राजील दोनों ही डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में वैश्विक बाजार में अगुवा के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने डिजिटल भुगतान और पहचान मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और चौथा एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की बात कही थी। नई दिल्ली घोषणा पत्र को ही आगे बढ़ाते हुए ब्राजील ने भी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों मसलन IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर जोर देने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैश्विक हित से संबंधित इन अहम एजेंडों को G20 के सभी देशों का साथ मिलेगा और एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में हम सभी आगे बढ़ पाएंगे। असीम मिश्रा, DD न्यूज। रियो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम युद्धस्तर पर जारी है। भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने। G20 के शेरपा अमिताभ कांत एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत DD न्यूज में। और किस तरह की बातें, किस तरह के निगोशिएशंस रियो घोषणा पत्र को लेकर और क्या कुछ बातें हुई हैं?
अभी देखिए 36 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा चली है और क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आज के संदर्भ में और बाकी सारे इश्यूज हंगर हो, पावर्टी हो, ग्रोथ हो, ये सारी चर्चा हो चुकी है। क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा चल रही है और मेरे विचार से क्लाइमेट पर हम लोग को बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करना है क्योंकि हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर काम करना है क्योंकि कॉप 29 चल रही है बाकू में और कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहाँ किसी तरह का जो बड़े जोर के डिटेल डेलिब्रेशंस चल रहे हैं उस पर न इम्पैक्ट हो। तो वही सोच के हम लोगों ने हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर बात की है और जियो पॉलिटिक्स जब भारत की लीडर्स समिट हुई थी तो हम लोग 83 पैरे पे कंसेंसस पे आए थे और सारा कंसेंसस हुआ था। जियो पॉलिटिक्स पे भी कंसेंसस था, तब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था बड़े जोर का, अब मिडिल ईस्ट का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कई व्यूज हैं, करीब 12-13 घंटे उस पर चर्चा हो चुकी है, आज फिर चर्चा होगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ब्राजील की मदद करें क्योंकि हम ट्रोइका के मेंबर हैं, हम ब्राजील की मदद करें, वो एक इमर्जिंग ग्लोबल साउथ नेशन है हमारी तरह और उनकी मदद करके कंसेंसस आए, यही कोशिश रहेगी हमारी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आतंकवाद को टेररिज्म पर भी बहुत साफ साफ बातें हुई थी और सबने उसकी भर्त्सना की थी। इस बार के घोषणा पत्र में बिल्कुल वो भी रहेगा। हमने कहा था कि वी कंडेम टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन और टेररिज्म पर एक पूरा पैरा था, तो वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ के। रूस यूक्रेन लास्ट ईयर और फिर वेस्ट एशिया, इस बार के घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें? उस पर चर्चा चल रही है, अभी वो चलती रहेगी, मेरे ख्याल वो एंड तक चलेगी क्योंकि कई व्यूज हैं उस पर। रशिया चाइना का एक व्यू है, G7 का एक और व्यू है, इमर्जिंग मार्केट्स का एक और व्यू है, तो वो चर्चा अभी डिटेल में चल रही है। बहुत सारी अहम बातें घोषणा पत्र में बातें चल रही हैं, किन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए? कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने गरीबी और भूख से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन की शुरुआत के साथ 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव दुनिया भर में देखे जा सकते हैं और उन्होंने इसके खिलाफ नेताओं से कार्रवाई का भी आग्रह किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य में शांति स्थापित करने पर जोर दिया। गृह मंत्रालय ने 50 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मणिपुर में तैनात करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद NIA ने मणिपुर पुलिस से राज्य में हिंसा के मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। एजेंसी मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच कर रही है। और अब बात विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र और झारखंड में आज शाम चुनाव प्रचार थम गया। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर भी 20 तारीख को मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के ठाणे, सोलापुर और रायगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोंदिया और नागपुर में रैलियां की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में रोड शो कर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पालघर में जनसभा को संबोधित किया, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से रूबरू हुए। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़ों और अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा। राज्य में प्रमुख लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है।
तो वहीं महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95 और एनसीपी शरद चंद्र पवार 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर झारखंड विधानसभा की भी दूसरी चरण की बाकी बची 38 विधानसभा सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है। दूसरे चरण में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण की 38 सीटों के चुनाव के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 48 बूथों को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यूनिक बनाया गया है। साथ ही 239 बूथ महिलाओं जबकि 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे। 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था का जिम्मा युवाओं के हाथों में होगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमेन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी हैं, वहाँ पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहाँ पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी में। फिर यूथ मैनेजर 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन के एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। बुधवार को होने वाले मतदान के बाद जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, ये तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पत्रकारों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुंबई प्रेस क्लब और बीजेपी दोनों ने करारा हमला किया है। मुंबई प्रेस क्लब ने राहुल गांधी की गुलाम वाली टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केवल बयान देने के बजाय पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान करने के लिए ठोस उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी इंचार्ज अमित मालवीय ने टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है और मुंबई प्रेस क्लब के स्टैंड का समर्थन किया है। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुंबई प्रेस क्लब ने आखिरकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के विपरीत कुछ समझदारी दिखाई, जो पूरी तरह से कांग्रेस और विशेष रूप से गांधी परिवार के अधीन है। क्या मुंबई प्रेस क्लब को उन मुसलमानों की तरह व्यवहार करना चाहिए जो कांग्रेस द्वारा दुर्व्यवहार सहते हुए भी भाजपा को वोट देना पसंद नहीं करते। मीडिया को यह समझना चाहिए कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को केवल तभी निलंबित किया गया था जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था। झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 और महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट पर और इन समेत 15 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी राज्यों में मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव पर सभी की खास नज़र है, जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए सोमवार शाम को प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के द्वारा चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाई गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया समेत तमाम नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यह उपचुनाव यूपी की सत्ता पर भले ही कोई फर्क न डाले, लेकिन दोनों तरफ से प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी कई सीटों पर बाकी दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। प्रदेश में गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, मीरापुर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मंझावा और कटेहरी में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में इस बार भाजपा की तरफ से एकजुट रहने की बात की गई। सीएम योगी ने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया भी चुनाव प्रचार के दौरान जनता से वोट मांगते नजर आए।
मैनपुरी की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश के ही परिवार के तेज प्रताप यादव हैं, तो भाजपा ने भी अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दिया है। सभी सीटों पर भाजपा की तरफ से सीएम योगी समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया। कानपुर की सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी के अयोग्य होने पर खाली हुई थी, जिस पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा की तरफ से उन्हें सुरेश अवस्थी चुनौती दे रहे हैं, जिनके लिए तमाम बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया। गाजियाबाद से लेकर कटहरी तक सभी 9 सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी विधानसभा पर सपा का कब्जा था, तो बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीत हासिल की थी। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता 20 नवंबर को करेगी, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह 9 सीटें सत्ता का सेमीफाइनल कही जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्यों को प्रदूषण से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने, क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया चैनलों के जरिए लक्षित संदेश प्रसारित करने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए प्रहरी निगरानी प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने को कहा है। मंत्रालय ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, पहले से बीमार लोगों और प्रदूषण के संपर्क में आने वाले श्रमिकों सहित कमजोर आबादी पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। साथ ही फायर सेफ्टी को लेकर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य स्वास्थ्य विभागों से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में आग दुर्घटनाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए मजबूत प्रबंध करने को कहा गया है। साथ ही मंत्रालय ने हॉस्पिटलों की क्षमताओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने को भी कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्यों में 22 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान सैंटियागो मार्टिन और उसकी इकाई फ्यूचर गेमिंग, होटल बिजनेस और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ चलाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत किया है। ईडी ने तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, नगद रुपए के साथ साथ जांच के दौरान 12.41 करोड़ रुपए की एफडीआर बरामद की। ईडी ने 6.42 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 पर सभी प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस पर का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। इस वर्ष मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। I am happy to formally announce the holding of the 18th Pravasi Bharatiya Divas PBD convention in Bhubaneswar, Odisha from 8 to 10 January 2025. In accordance with the tradition, Prime Minister Shri Narendra Modi ji will inaugurate the PBD, while Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu ji will chair the valedictory and confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards. A Youth Pravasi Bharatiya Divas will be co-hosted on the first day jointly by the Ministry of External Affairs and the Ministry of Youth Affairs and Sports. भारतीय विमानन क्षेत्र ने 17 नवंबर को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब एक ही दिन में देश भर में 5,05,412 घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरी। ये पहली बार है जब घरेलू यात्रियों की संख्या एक दिन में 5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, और ये वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति को स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करता है। 3,100 से अधिक विमानों ने 5 लाख से अधिक यात्रियों को लेकर उड़ानें भरी हैं। 21 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के बाद यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये उपलब्धि भारत के विमानन उद्योग के लचीलापन और क्षमता का प्रमाण है, जो देश की आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित करता है।
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तिरुचेंदुरई गांव में 1300 साल पुराने भगवान चंद्रशेखर के मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मंदिर को अब वक्फ के अंतर्गत बताया जा रहा है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण तमिलनाडु के बहुत सारे गाँव में हैं। इस गांव के लिए, इस मंदिर के लिए हम लड़ेंगे, इसे वक्फ में नहीं देंगे। एक बहुत पुराना चंद्रशेखर मंदिर है। ये मंदिर ने परांदर चोलन ने, राजा चोलन का दादा बनाया था, ऐसे है। 1300 ओल्ड पुराना मंदिर को अभी वक्फ का अंडर लाया, ये गांव को वक्फ का अंडर लाया। ये गांव का लोग मुझे बुलाया क्योंकि उसको पता चलना था ये वक्फ क्या है, देश में क्या चल रहा है, क्यों हमको लोन नहीं मिल रहे, क्यों हमको नया घर नहीं मिल रहे है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण तमिलनाडु का हर गांव में है। बहुत सारे लोग आके मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया। ये तिरुचेंदुरई गांव के लिए हम लड़ेंगे, ये तिरुचेंदुरई मंदिर के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि ये पुराना प्रॉपर्टी है, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो वक्फ में उन्हें नहीं देंगे। ऐसे इधर का लोग लड़ रहे हैं, हम भी उसके साथ हैं, हम भी लड़ेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को इस बार विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए युवाओं को अपने विचार साझा करने का अवसर दिया जाएगा। देश के कोने कोने से चुने गए 3000 युवा भारत मंडपम में होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में विकसित भारत चैलेंज के तहत क्विज और निबंध जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव है, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करें देश में विकसित भारत चैलेंज। और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने अनेक अहम मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में शिखर सम्मेलन में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और इससे इतर अनेक शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों से
द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।